नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अब आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए कौन कौन सी एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के पहले स्पैनिंग ट्री क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी ग्राफ के लिए, अगर ग्राफ आप जानते हैं कि ग्राफ में एजेस होती हैं, नोड्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर होता है ग्राफ जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, नोड और नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एजेस के थ्रू। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफ। और आप ग्राफ में कई तरह की एजेस हो सकती हैं, जैसे डायरेक्टेड एजेस भी हो सकती हैं, अनडायरेक्टेड एजेस भी हो सकती हैं, वेटेड एजेस भी हो सकती हैं। तो हम जो स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं वो हम करते हैं अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ पे, अनडायरेक्टेड ग्राफ और वेटेड ग्राफ पे हम यहां सॉल्व करते हैं। अब स्पैनिंग ट्री के लिए मैंने एक यहां पे एग्जांपल ग्राफ लिया हुआ है। तो इस ग्राफ के लिए हम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हमारा पर्पस क्या है, स्पैनिंग ट्री होता क्या है कि अगर ग्राफ में जितनी भी नोड्स हैं वो सारी नोड हमको कनेक्ट करना है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्पैनिंग ट्री है तो ट्री में साइकिल्स नहीं होते। ट्री का अगर हम डिफाइन करूं, ट्री जैसा स्ट्रक्चर को डिफाइन करूं तो ऐसा असाइक्लिक ग्राफ, ये नॉन या ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं होते और जो है ऐसा ग्राफ उसको हम ट्री बोल सकते हैं। तो यहां पे जो स्पैनिंग ट्री होगा उसमें भी कोई साइकिल नहीं होगा। तो हमें इस ग्राफ की सारे नोड्स को कनेक्ट करना है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ। अब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पे कितनी एजेस आपके सामने दिख रही हैं इस ग्राफ में, अगर मैं देखूं तो 5 नोड हैं और एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं। 7 एजेस हैं और 5 नोड्स हैं। तो अब मैं अगर इस ग्राफ को मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं और ऐसा जिसमें कोई साइकिल ना हो, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा स्पैनिंग ट्री। तो किसी भी ग्राफ के लिए एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जैसे देखिए मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्पैनिंग ट्री बताता हूं। अभी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं देख रहे हैं, अभी हम स्पैनिंग ट्री देख रहे हैं। स्पैनिंग ट्री कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूं सारे नोड्स के साथ। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया और ये इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। इस तरह से ये सारी नोड्स हैं। अब हमें इसको मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं और उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर इसको ले लेता हूं। तो यहां पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये भी एक ट्री है क्योंकि इसमें कोई स्पैनिंग ट्री है, सॉरी ये भी एक स्पैनिंग ट्री है क्योंकि इसमें कोई साइकिल नहीं है और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। दोस्तों जनरली स्पैनिंग ट्री में जो n नंबर ऑफ नोड के स्पैनिंग ट्री के साथ अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ एजेस होगी वो होंगी n-1, n-1 नंबर ऑफ एजेस होंगी इसमें। तो जो अगर हम ऐसा कोई ग्राफ बना लेते हैं जिसमें कोई साइकिल ना हो और n नंबर ऑफ नोड्स के लिए n-1 एजेस हो, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा या ग्राफ बनेगा तो वो भी क्या कहलाएगा, स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। ट्री भी एक स्पेशल फॉर्म है ग्राफ का जिसमें साइकिल नहीं है और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ कनेक्टेड है। तो आप देखिए कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ये भी एक स्पैनिंग ट्री है। अब यहां पे अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए कई सारे स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोर देन वन स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर मैं ये एज ना लेके मैं अगर ये एज ले लेता हूं तो ये भी एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, ये दूसरा स्पैनिंग ट्री है उसी ग्राफ के लिए। अगर मैं ये एज ना लेके ये वाली एज ले लेता हूं तो ये भी एक स्ट्रक्चर, ये भी एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। इसमें भी कोई साइकिल नहीं है और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ
ये कनेक्टेड है। तो देखिए जितने भी अभी तक मैंने स्पैनिंग ट्री डिस्कस किए दोस्तों, उसमें 5 नंबर ऑफ नोड्स के लिए सभी में 4 एजेस हमने यूज किए। तो ये सारे स्पैनिंग ट्री हैं। अब दोस्तों बात आती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसके लिए सारे जो एजेस हैं उनके बेस का सम मिनिमम हो, तो वो कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो वो कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब आप जान सकते हैं दोस्तों कि एक ग्राफ के लिए एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन सब में जितने भी स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट करते हैं उनमें अगर जो ऐसा कोई स्पैनिंग ट्री हम फाइंड आउट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जो एजेस हैं उन पे जो वेट्स हमने असाइन किए हुए हैं उनका सम मिनिमम हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर दैट पर्टिकुलर ग्राफ। तो यहां पे अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा और वो कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताऊंगा। तो दोस्तों सेम स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं यहां पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाता हूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा 2। अब 1 2 2, अब ये भी एक स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा इसके लिए। अब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो इसका इसका वेट कितना है, ये क्यों मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो इसका वेट है 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4। ये कितना है 9, ये 9। तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ के लिए एग्जिस्ट करता है उसका वेट है 9। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, क्या एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन उन सारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। सारे स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो इक्वल होगा। अब जैसे ये एक स्पैनिंग ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, लेकिन इस ग्राफ के लिए एक और मिनिमम स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट करता है जो कि कैसे बनेगा, अगर मैंने इसको इस एज को यूज ना करते हुए मैं ये वाली एज यूज कर लूं तो ये भी एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां देखिए इसका भी वेट कितना है 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, इसका भी वेट कितना आएगा 9। तो अगर मोर देन 1 मिनिमम स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट करते हैं किसी ग्राफ के लिए तो उन सब का वेट जो है वो इक्वल होगा, वो मिनिमम होगा और इक्वल होगा। तो ये है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि हम किसी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री जनरेट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं कि किसी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए आप कैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, कितने मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट कर सकते हैं। तो n नंबर ऑफ नोड्स के कंप्लीट ग्राफ के लिए, अगर n नोड्स का कंप्लीट ग्राफ है। अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें हर दो नोड के बीच में एक डायरेक्ट एज होती है, हर दो नोड के बीच में एक डायरेक्ट एज होती है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ए और बी के बीच में तो डायरेक्ट एज है लेकिन ए और ई के बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है। इसी तरह से बी और सी के बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है लेकिन ये ग्राफ है। अगर n नंबर ऑफ नोड का कंप्लीट ग्राफ है तो उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए आप n टू द पावर n माइनस 2 इतने नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप क्रिएट कर सकते हैं। n टू द पावर n माइनस 2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री आप n नंबर ऑफ नोड के ग्राफ के कंप्लीट ग्राफ के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री है फॉर कंप्लीट ग्राफ ऑफ n नोड्स। तो इस तरह से अब अगर ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है तो फिर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री उसके लिए जनरेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अब मैंने आपको बताया कि इसके लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। ये जो एग्जांपल आप इसका जो मैंने एक
स्पैनिंग ट्री बनाया है, ये इसके लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो दोस्तों अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा मिनिमम स्पैनिंग, किसी भी ग्राफ के लिए हम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालते हैं और फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालते हैं। अभी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने देख लिया कि इस ग्राफ के लिए क्या बनेगा, लेकिन इसको फाइंड आउट करने की जो क्रस्कल एल्गोरिथम है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसको मैं अभी अब क्रस्कल एल्गोरिथम के थ्रू मैं ये सेम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड आउट करूंगा वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं तो देखिए दोस्तों क्रस्कल एल्गोरिथम कैसे काम करता है। क्रस्कल एल्गोरिथम जितनी भी नंबर ऑफ एजेस हैं उसमें सारी एजेस को वेट के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता है मतलब जिसका वेट सबसे कम है उसको सबसे पहले रखता है और जिसका वेट सबसे ज्यादा उसको सबसे बाद में रखते हैं। तो सारी जितनी भी नंबर ऑफ एजेस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में हम वेट के बेसिस पे हम अरेंज करते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां पे दोस्तों अगर मैं इन सबको एजेस को देखूं तो सबसे पहले आ जाएगी ए बी, उसके बाद आ जाएगी एडी, एडी और सीडी का दोनों का वेट सेम है तो हम एडी या सीडी किसी को भी पहले रख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी एसी, उसके बाद आ जाएगी बीडी, उसके बाद आ जाएगी सीडी सीई, उसके बाद आ जाएगी बीई और उसके बाद आ जाएगी डीई। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ एजेस हैं हमारे पास। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहां पे कितने जो भी नंबर ऑफ एजेस हैं उन सबको हमने वेट के बेस पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है दोस्तों, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब हम जो हमने सॉर्टेड लिस्ट बनाई है उसमें से हम मिनिमम वेट की एज को हम पिक करते जाएंगे और उसको ड्रॉ करते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी एज आ रही है दोस्तों? ए बी, तो 1, फिर एडी 2। ध्यान देना दोस्तों, जो पर्टिकुलर एज साइकिल क्रिएट करेगी उसको स्किप करके हम नेक्स्ट मिनिमम पे चले जाएंगे। तीसरी एज क्या है? सीडी, तो सीडी ये भी साइकिल क्रिएट नहीं करी। चौथी एज क्या है? एसी ये 3, ये साइकिल क्रिएट कर रही, तो हम इसको स्किप कर देंगे दोस्तों। पांचवी एज बीडी भी साइकिल क्रिएट कर रही है दोस्तों, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। छठवीं एज, इसको भी स्किप कर दिया, इसको नहीं करना है हमें, इसको भी नहीं यूज करना है। देन सीई ये अब सारी नोड कनेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ये क्या आ गया है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया है। ये क्या आ गया है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया। 1 2 2 4, 1 + 2 + 2 + 4, इसका वेट कितना हो गया? 9। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने क्रस्कल एल्गोरिथम के थ्रू भी फाइंड आउट किया। क्रस्कल एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड आउट किया। क्रस्कल एल्गोरिथम कैसे काम करता है दोस्तों? सबसे पहले ये सारी एजेस को वेट के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। फिर हम 1 बाय 1 उस लिस्ट में से मिनिमम वेट की एज को पिक करते जाते हैं और उसको ड्रॉ करते जाते हैं। अगर कोई एज साइकिल क्रिएट करती है तो उसको स्किप करके हम नेक्स्ट मिनिमम एज लेते हैं और उसके बाद जब सारी एज कनेक्टेड हो जाती हैं तो हम अपनी प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। और इस तरह से ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर मैंने यहां पे सीई को पहले स्टोर करने के बजाय बीई को पहले स्टोर कर लिया होता, क्योंकि ये दोनों सेम वेट की हैं, तो या तो ये भी पहले आ सकती थी, ये भी पहले आ सकती थी। अगर मैंने बीई को पहले स्टोर कर लिया होता तो हमें ये वाली एज ड्रॉ हो जाती, ये नहीं होती, तो हमें दूसरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसका मिल जाता। तो इस तरह से
कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री जैसे आपको मिलता है वो आप स्टॉप कर सकते हैं, वहां आप स्टॉप कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों हम इसकी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम के स्टेप्स डिस्कस करेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों ये है क्रुस्कल एल्गोरिथम की स्टेप्स। सबसे पहले इस एल्गोरिथम डिस्कस करने के पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जिस ग्राफ पे हम ये क्रुस्कल एल्गोरिथम लगाने वाले हैं उस ग्राफ का नाम है जी और उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं वी, नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वी और नंबर ऑफ एजेस हैं ई, नंबर ऑफ एजेस हैं ई। तो ये हमारे पास ग्राफ दिया गया है जिसमें वी नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, ई नंबर ऑफ एजेस हैं। अब आप देखिए दोस्तों, अब मैं वन बाय वन ये सारी स्टेप्स आपको बताता हूं ये कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि सॉर्ट ऑल द एजेस ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सारी एज को वेट के बेसिस पे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। फिर हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसको विजिटेड नोड हम उसमें स्टोर करेंगे। इनिशियली वो लिस्ट एम्प्टी होगी क्योंकि कोई भी नोड विजिटेड नहीं है। तो इनिशियलाइज करते हैं लिस्ट ऑफ विजिटेड नोड एज एम्प्टी लिस्ट। हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, इनिशियली वो एम्प्टी होगी। साथ ही साथ हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं या एरे हम क्रिएट करते हैं एमएसटी, जिसमें हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को स्टोर करेंगे। तो यहां पे दो हम इनिशियल एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, पहला विजिटेड नोड की लिस्ट और सेकंड एमएसटी जो स्टोर करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को। अब चौथा स्टेप देखिए दोस्तों, सिलेक्ट एन एज बिटवीन यू एंड बी सच दैट एट लीस्ट वन नोड इज नॉट विजिटेड एंड एड इट टू एमएसटी इसका क्या मतलब है दोस्तों? अब यहां पे देखिए कि सिलेक्ट एन एज बिटवीन यू एंड बी, यहां पे यू एंड बी कोई भी ऑर्बिट्रेरी नोड है, यहां पे यू एंड बी कोई भी ऑर्बिट्रेरी नोड है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल यहां ले रहा हूं दोस्तों, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये सी है। अब आप देखिए दोस्तों यहां पे ये इस तरह से ये छोटा सा ग्राफ मैंने आपको बताया, इसका 1 ये 2 ये 3 इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है। अब आप देखिए इनिशियली विजिटेड नोड की लिस्ट भी एम्प्टी है और एमएसटी भी एम्प्टी है। तो एमएसटी में हमें उस एज को रखना है जिसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं और एमएस जो विजिटेड नोड की लिस्ट में हम वो सारी नोड को रखेंगे जिनके बीच में हम एज को कंसीडर कर चुके हैं। अब आप देखिए दोस्तों इस फोर्थ स्टेप देखिए, सिलेक्ट एन एज बिटवीन नोड्स arbitrary nodes u and v such that at least one node either u or v is not visited and add it to MST कैसे? अब आप देखिए कि सबसे पहले अगर मैं इस ग्राफ का एग्जांपल लूं, इसमें तीन नोड हैं ए बी और सी। ए और बी के बीच की एज का वेट है 1, बी और सी के बीच की एज का वेट है 2 और ए और सी की बीच की वेट का एज का वेट है 3। तो सबसे पहले मैं ए से स्टार्ट, जो इन तीनों को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो सबसे पहले ए और बी आ जाएगा, उसके बाद बी और सी आ जाएगा, उसके बाद ए और सी आ जाएगा। तो अब आप ध्यान देना दोस्तों, हमने सबसे पहले जो सिलेक्ट करेंगे वो 1 को करेंगे। तो ए और बी दोनों ही नोड अभी तक हमने विजिट नहीं किए थे, तो यहां पे यू और बी में से दोनों ही नोड हमने विजिट नहीं किए हैं। तो ये एज हम इस तरह की हम एज लेंगे और उसको एमएसटी में ऐड कर देंगे। तो एमएसटी में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। उसके बाद हम एक और नोड क्रिएट करेंगे दोस्तों। बाकी अब जो विजिटेड नोड की लिस्ट में क्या क्या डाल देंगे? हम ए डाल देंगे और बी डाल देंगे विजिटेड नोड की लिस्ट में, क्योंकि हम ए और बी की दोनों की एज को हमने कंसीडर किया है। तो ए भी विजिट कर लिया हमने और बी भी विजिट कर लिया। तो अब आप देखिए दोस्तों, अब जो सेकंड एज हम इसमें कंसीडर करेंगे, सिलेक्ट एन एज, ये स्टेप हो गया। उसके बाद ऐड नॉन विजिटेड नोड टू लिस्ट ऑफ विजिटेड नोड। इसका मतलब
हमने सबसे पहले जो ए सिलेक्ट की थी उसको हमने एमएसटी में डाला, हमने ए और बी को एमएसटी में डाला, और नॉन विजिटेड नोड को हम विजिटेड नोड की लिस्ट में डाल देंगे। तो ए और बी दोनों ही नॉन विजिटेड थी, तो हमने ए को विजिटेड नोड में डाल दिया, की लिस्ट में डाल दिया, बी को भी विजिटेड नोड की लिस्ट में डाल दिया। अब रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल देयर आर सॉरी यहां पे आर मिसिंग है। Repeat step 4 and 5 until there are v minus 1 number of edges in the MST। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि n नंबर ऑफ नोड्स के लिए जो भी आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे दोस्तों, या स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, उसमें n-1 एजेस होंगी, तो यहां पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? v है। यहां पे नंबर ऑफ नोड्स कितना है? v है। तो v-1 एजेस हमारे एमएसटी में, सॉरी, स्पेलिंग ट्री में होना चाहिए। तो रिपीट 4 एंड 5 अंटिल देयर आर v-1 नंबर ऑफ एजेस इन द एमएसटी। तो अभी एक ही नोड है, हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो अभी फिर हम इसको रिपीट करेंगे। तो सिलेक्ट एन एज बिटवीन u एंड v। अब देखिए दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट एज जो सिलेक्ट होगी वो BC होगी। अब B और C में अगर मैं देखूं तो B ऑलरेडी विजिटेड है, लेकिन C न्यू नोड है जो कि विजिट नहीं हुई है। तो इसीलिए ये नोड भी हम क्या करेंगे, सच दैट एटलीस्ट वन नोड, दोनों विजिटेड नहीं होना चाहिए, दोनों नॉन विजिटेड हो सकती है, एक नॉन विजिटेड हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों विजिटेड हो। तो यहां पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट एन एज बिटवीन नोड्स U एंड B सच दैट एटलीस्ट वन नोड इज नॉट विजिटेड। तो अब जब हम B और C के बीच की एज को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे हमें B विजिटेड है लेकिन C नॉन विजिटेड है। तो हमने इसको, C नॉन विजिटेड था इसलिए हमने इसको MST में ऐड कर दिया। तो अब हमारे MST में क्या क्या आ गया, B-C। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 3, और हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 2। अब हम ये एल्गोरिथम स्टॉप कर देंगे और ऐड कर देंगे, सॉरी, इसको स्टॉप करने के पहले हमने जो नॉन विजिटेड नोड था, बी तो विजिटेड था क्योंकि ऑलरेडी इस लिस्ट में था, सी नॉन विजिटेड था, तो हमने सी को भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया। तो अब सारे नोड विजिटेड की लिस्ट में आ गए हैं, इसका मतलब अब ये एल्गोरिथम स्टॉप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हमारी एमएसटी में भी क्या आ गया, v-1 नंबर ऑफ एजेस आ गई। अब आप ध्यान देना दोस्तों, अगर कोई लिस्ट, ये ग्राफ में थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर ये ग्राफ ऐसा हो, अगर ये ग्राफ ऐसा हो, तो अब आप ध्यान देना दोस्तों, तो सबसे पहले हमने, इसको मैं 5 कर देता हूं, सबसे पहले हमने ये चारों 5 एज हैं इस ग्राफ में 5 एजेस हैं। ये सारी अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आ जाएगी ए बी, फिर आ जाएगी बी सी, फिर आ जाएगी ए सी, फिर आ जाएगी बी डी, और फिर आ जाएगी सी डी। इस तरह से ये एजेस सारी आ जाएंगी। अब हम इस एल्गोरिथम को फिर से रन करते हैं। तो इनिशियली हमारी विजिटेड नोड की लिस्ट एम्प्टी है, हमारा एमएसटी भी एम्प्टी है। अब आप देखिए, तो ये दोनों लिस्ट हमने क्रिएट कर दी, हमने सॉर्ट कर दिया सारी एजेस को वेट के बेसिस पे। अब हम फोर्थ स्टेप में देखते हैं क्या करना है। फोर्थ स्टेप में सिलेक्ट एन एज बिटवीन नोड यू एंड बी सच दैट at least one node is not visited and add to MST। तो हम यहां पे AB को सिलेक्ट करेंगे, AB दोनों नोड अनविजिटेड हैं, तो ये हम नोड सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी A सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको MST में डाल देंगे। तो हमने AB डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ऐड नॉन विजिटेड नोड इन द लिस्ट ऑफ विजिटेड नोड। तो अभी हमारी जो एम्प्टी लिस्ट थी, अब हमने उसमें दोनों ए और बी को डाल दिया। अब रिपीट 4 एंड 5 अंटिल देयर आर
v माइनस वन नंबर ऑफ एजेस इन द लिस्ट MST। सो अब देखिए 4 फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लिस्ट हमारी कौन सी आएगी? BC। क्या आ जाएगी? BC। अब BC अगर मैं देखूं तो इसमें एक नोड नॉन विजिटेड है, तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें एटलीस्ट वन नोड नॉन विजिटेड होना चाहिए। तो हमने इसको BC को भी हमने ऐड कर दिया MST में। और जो नॉन विजिटेड नोड थी B तो ऑलरेडी थी, C को अब हमने यहां पे ऐड कर दिया लिस्ट ऑफ विजिटेड नोड्स में। उसके बाद अब हम फिर से ये स्टेप रिपीट करेंगे। अब हमारे पास आएगी AC। अब आप ध्यान देना दोस्तों, यहां पे जो मैं एज सिलेक्ट कर रहा हूं इसके बेसिस पे, वो क्या है? दोनों नोड उसकी ऑलरेडी विजिटेड हैं। दोनों नोड ऑलरेडी विजिटेड हैं। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों कि जब दोनों नोड ऑलरेडी विजिटेड आती हैं, U एंड V दोनों नोड ऑलरेडी विजिटेड हैं, तो डेफिनेटली वो साइकिल क्रिएट करेगी। डेफिनेटली वो साइकिल क्रिएट करेगी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं A और C दोनों विजिटेड हैं, तो ये A और C की लिंक को अगर मैं देखूं तो ये साइकिल क्रिएट कर रही है। तो इसका मतलब इस लिंक को मैं स्किप कर दूंगा, इस लिंक को मैं स्किप कर दूंगा। यहां पे फिर हम नेक्स्ट नोड देखेंगे। हम इस लिस्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इस एज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, और यहां पे कोई भी नोड विजिटेड नोड की लिस्ट में नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसको स्किप कर देंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। फिर BD अगर मैं देखूं, BD ये नोड में सिलेक्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? BD, B और D, तो इन दोनों में से एक नॉन विजिटेड नोड है, तो हम ये नोड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने कर दिया BD और ऐड नॉन विजिटेड नोड टू लिस्ट ऑफ विजिटेड नोड, तो हमने D इसमें डाल दिया क्योंकि B ऑलरेडी था, D हमने डाल दिया। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पे इस लिस्ट में सारे नोड आ गए, नंबर ऑफ नोड आ गए, 4 नोड थे, चारों इस लिस्ट में आ गए। और एट द सेम टाइम क्या देखेंगे आप कि इसमें कितनी एजेस आ गई? 4 नोड के लिए 3 एजेस हमारे लिस्ट में MST में आ गई, और जैसे 3 एजेस हमारे MST में आ जाएंगे हम ये प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये क्रिस्कल एल्गोरिथम की स्टेप्स काम करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब दोस्तों इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सारी स्टेप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना है। तो मैं अब आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे थोड़ा मैं स्पेस ये रिमूव कर देता हूं इसको, और ये भी मैं हटा देता हूं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको ये 2, ये 3, ये 4। अब आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पहली स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी देखता हूं। तो पहली स्टेप में कितनी एजेस को हम सॉर्ट कर रहे हैं? ई नंबर ऑफ एजेस को हम सॉर्ट कर रहे हैं। किस बेसिस पे? वेट की बेसिस पे, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम n नंबर ऑफ एलिमेंट को हम सॉर्ट करते हैं तो मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग की जो आती है वो क्या आती है? n log n। और यहां पे e नंबर ऑफ एलिमेंट को हम सॉर्ट कर रहे हैं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ e log e, ऑर्डर ऑफ e log e। फिर हम ये इस लिस्ट में हम कितने जो वो डाल रहे हैं, वैल्यूज डाल रहे हैं, हम n वैल्यूज डाल रहे हैं, n वैल्यूज डाल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस हम सारे इसमें डाल रहे हैं। तो इसकी जो इस लिस्ट को क्रिएट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ v, ऑर्डर ऑफ v। यहां पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम MST में कितनी नंबर ऑफ एजेस डाल रहे हैं? v माइनस वन नंबर ऑफ एजेस हम डाल रहे हैं, v माइनस वन नंबर ऑफ एजेस डाल रहे हैं। तो इस लिस्ट को क्रिएट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ v माइनस वन, मतलब ऑर्डर ऑफ v, ऑर्डर ऑफ v। अब यहां पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो हम
पर्टिकुलर कंडीशन चेक कर रहे हैं और उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, एमएसटी में ऐड कर रहे हैं और विजिटेड नोड की लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं दोनों की। ये भी स्टेप की कोई कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी हम कब तक रन करेंगे, जब तक ये यहां पे कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो हम ये ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो अब आप ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं यहां पे इन सारी स्टेप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को देखूं तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई प्लस ऑर्डर ऑफ वी प्लस ऑर्डर ऑफ वी। और इन तीनों में अगर मैं देखूं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑलवेज नंबर ऑफ एजेस से कम होंगे या इक्वल हो सकते हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑलवेज नंबर ऑफ एजेस से कम हो सकते हैं। तो यहां पे ये डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगा। और अगर ये डोमिनेटिंग टर्म है तो इस जो क्रस्टल एल्गोरिथम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई, ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसकी किसी भी स्टेप में डाउट है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपके कमेंट्स का मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।